अब देखते हैं चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। व्हेनेवर कोई भी बीम पर यदि लोड अप्लाई करते हैं देन beam will deflect. Suppose this is a simply supported beam will deflect like this. During this deflection, we will find slope as well as deflection. वो अपन एक एक देखेंगे। वैसे इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस जो है मेनली एनालिसिस में और डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा है। इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस है समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एम इज इक्वल टू 0, वी विल गेट 3 इक्वेशंस। यदि 3 के ऊपर अननोन्स यदि है तो अपने को इक्वेशंस ज़्यादा चाहिए सॉल्व करने के लिए, तभी अननोन्स निकलेंगे। यदि एक अननोन्स 3 के ऊपर है, इन दोज सर्कमस्टेंसेस वहाँ पर कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस बनाते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के माध्यम से। इसलिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है, सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज़ करके अननोन्स नहीं निकाले जा सकते सारे, तब ये स्लोप और डिफ्लेक्शन इसके कंडीशंस अपने को लगानी होती है और उसको ये बोला जाता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दिखने में कभी कभी एकदम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लगते हैं, इनडिटर्मिनेट है, तो वहाँ सिंपली स्लोप डिफ्लेक्शन के कंसेप्ट उसके इक्वेशंस लगा दो, इसके जो फार्मूले हैं, तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वन बाय वन एक एक चीज अपन देखते हैं। पहले स्टिफनेस ऑफ बीम। स्टिफनेस ऑफ बीम क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। हियर आई हैव रिटन एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, यानी बीम की जो स्ट्रेंथ है डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन रेजिस्ट करने की, दैट इज इंडिकेटेड बाय स्टिफनेस ऑफ द बीम। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बीम स्केल है ये, इट इज थिन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज थिक इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ यदि ये बीम ऐसे रखते हैं तो ये आसानी से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। लेकिन ऐसे अगर रखते हैं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, अभी कितनी भी ताकत लगाओ ये नहीं हो रही है ना। सो द स्टिफनेस ऑफ द बीम इन दिस डायरेक्शन, व्हेन वी इसको बोलेंगे कि थिकनेस जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा है तो बीम डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, डिफॉर्म नहीं हो रही है। जैसे ही थिकनेस वर्टिकल डायरेक्शन में कम हो जाती है तो बीम आसानी से डिफ्लेक्ट हो रही है। सो द स्टिफनेस मीन्स एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन। इट इज द रेशियो ऑफ एक सिंपली फोर्स टू डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन। स्टिफनेस डिनोटेड बाय एस हियर, कभी कभी ये के भी यूज किया जाता है, के इज आल्सो देयर स्टिफनेस के लिए, के एस, पी बाय डेल्टा, देयर पी इज द लोड एंड डेल्टा मीन्स डिफॉर्मेशन। अब इसको अगर ये इक्वेशन ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये अपने काम का है। इसी को रिफाइन किया गया है, P इज इक्वल टू डेल्टा से इधर मल्टीप्लाई किया है। अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं एक सेक ऑफ इंटरेस्ट, इसका खास करके यूज जो है
ये स्टिफनेस का अभी जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, ये छोटा सा इक्वेशन दिखता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मेथड जो है, मैट्रिक्स मेथड, उसमें भी ये यूज है इसका। डेल्टा इज इक्वल टू वी नो PL by AE, basic equation. If I put here delta is equal to PL, AE को ऊपर लिखना होगा and P. Then P gets cancelled and I can write S is equals to इसी को AE by L. अनदर फॉर्म ऑफ स्टिफनेस इक्वेशन। तो आपको फिलहाल ये अभी ज़रूरत नहीं है, अपने को ये लगेगा स्टिफनेस मेथड्स में, लेकिन एट दिस मोमेंट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये जो है ये इक्वेशंस ध्यान में रखना है। इट इज़ वेरी सिंपल, P इज इक्वल टू स्टिफनेस इंटू डेल्टा, या तो फिर ये स्टिफनेस इज इक्वल टू फोर्स बाय डेल्टा, दोनों में से एक ध्यान में रखो। जब भी प्रॉब्लम देखेंगे तो वहाँ पर यूनिट की सहायता से अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये इक्वेशंस याद नहीं आए प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए, लेकिन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये दोनों भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन प्रॉब्लम छुड़ाते समय यूनिट के सहारे अपन वो स्टिफनेस का यूज़ कैसे करना है फोर्स निकालने के लिए, वो वहाँ पे देख लेंगे डायरेक्टली। ओके, अनदर इज स्ट्रेंथ ऑफ बीम, बीम की स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स रेजिस्ट करने की एबिलिटी को बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ बीम। ये बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैसे आएंगे? ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, है ना। इट मीन्स एबिलिटी ऑफ बीम टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड, आई कैन से। कोई भी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग रहो, रूफ ट्रस रहो, जो भी है, कोई भी एलिमेंट, ये डिजाइन करते समय ये दो क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर ये दिए हैं। बीम शुड बी एबल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड लेने की उसकी ताकत रहना चाहिए, है ना। एक्सटर्नल लोड लेने, उस आगे का रिप्रेजेंटेशन है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। एट द सेम टाइम बीम शुड हैव एबिलिटी, बीम शुड हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन आल्सो, दैट इज आल्सो ए क्राइटेरिया। ये दो क्राइटेरिया पे ही डिजाइन होती है। बीम ने एक्सटर्नल लोड तो लेना ही है, एक्सटर्नल लोड ले लिया, लेकिन अगर बीम बहुत एक्सेसिव डिफॉर्म हो गई, ऐसी बेंड हो गई, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि इट इज अनफिट। द स्ट्रक्चर वी डिफाइन एज अनफिट, वो अनफिट है, क्योंकि नीचे में जो भी कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, पीओपी है, वो सब निकल जाएगा और कुछ दिन बाद वो स्ट्रक्चर कोलैप्स होने वाला है। तो एक्सेसिव डिफॉर्मेशन भी नहीं आना चाहिए, डिफ्लेक्शन भी नहीं आना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। तो कोई भी एलिमेंट डिजाइन करते समय दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना आवश्यक है। एक तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए, जो भी एक्सटर्नल लोड है वो लोड लेना ही चाहिए उसने, और लोड अगर ले भी लिया उसके बाद उसका डिफॉर्मेशन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सैग नहीं होना चाहिए, दैट इज आल्सो अनफिट। तो ये दो क्राइटेरिया के लिए अपन कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। ओके, नाउ वी सी द कंसेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप और डिफ्लेक्शन का एक कंसेप्ट जो है मेन, वो एक देखते हैं क्या है ये। अब ये प्रिलिमिनरी है, इसलिए हियर आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ कैंटिलीवर बीम। दिस इज कैंटिलीवर बीम और ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके,
अंडर द एक्शन ऑफ लोड, यदि यहाँ पे लोड लगा दिया गया है कुछ भी, और यहाँ पे भी एक लोड है, दो एग्जांपल है, तो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप जो है, बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, दिस इज डिफ्लेक्टेड shape of beam. This is also deflected shape. बीम का डिफ्लेक्टेड शेप, डिफ्लेक्शन के बाद में ऐसी रहेंगी या डिफ्लेक्शन के बाद में ऐसी। अब यहां पर टेंजेंट निकाल रहा हूं मैं, एक टेंजेंट मैंने यहां पे निकाला है, ये इसी लाइन से पास होगा वो, एक टेंजेंट है, ये हॉरिजॉन्टल, ओके। दूसरा टेंजेंट मैंने ये बी पॉइंट पे निकाल लिया है। अगर यदि ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी ए बी और ये सी पॉइंट है, ओके, जाने। तो दो टेंजेंट अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एंड हियर आई विल गेट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू horizontal. Slope means slope of tangent with respect to horizontal. ये horizontal है ना, horizontal tangent, tangent. अब यदि कभी किस प्रॉब्लम्स में व्हाट इज द स्लोप बिटवीन द टू पॉइंट, ऐसा अगर बोला गया, तो ये जो टेंजेंट अपन ने निकाला है, ये यहाँ से निकाला है। अगर यदि कोई एक पॉइंट है तो यहाँ से भी टेंजेंट निकाला जा सकता है, ऐसे, है ना। और ये दोनों ट्रायंगल के बीच का स्लोप वो भी निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, और अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी ये जहाँ का स्लोप निकालना है वहाँ का दूसरा टेंजेंट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी नहीं है, वो भी एक टेंजेंट ही है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत कम जगह मिलेगा, क्योंकि ये जब मोमेंट एरिया मेथड देखेंगे कॉन्जुगेट बीम, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। देन डिफ्लेक्शन मीन्स वर्टिकल डिफॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिनल। अब मैं शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, वर्टिकल डिफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ये जो है ओरिजिनल पॉइंट इज हियर बी, इट इज डिफॉर्म टू नेक्स्ट पॉइंट बी डैश पॉइंट। ये वर्टिकल जो शिफ्टिंग हुआ है पॉइंट का, इट इंडिकेट डिफ्लेक्शन। सो हियर स्लोप इन आवर केस इज थीटा बी and deflection is yb. It is measured like this, yb. Deformation in vertical direction, that is yb. Okay. Now, simply supported beam में यहाँ पर देखिए बीम का डिफ्लेक्टेड शेप है ये। यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ले लिया, दिस इज टेंजेंट एट ए, और दूसरा टेंजेंट है टेंजेंट एट सी पॉइंट पे टेंजेंट लिया है, बराबर है। अब ये दो टेंजेंट के इंटरसेक्शन में जो भी बनेगा स्लोप, दिस इज द स्लोप एट ए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ये थीटा, ये बाद में बताएंगे अपन, सेम है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये स्लोप और ये स्लोप सेम है, बराबर है। लेकिन ये स्लोप निकलता कैसे है,
एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, टेंजेंट एट सी। ये कंसेप्ट यहाँ से ज़्यादा आगे बताना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो बताऊंगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये पता रहना चाहिए। स्लोप मीन्स स्लोप बिटवीन टू टेंजेंट, हाँ, बिटवीन टू टेंजेंट। एक टेंजेंट यहाँ पे निकाला, ये टेंजेंट ये निकाला, और ये बाद में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, बराबर है। सो हियर दिस इज द स्लोप। सिमिलरली अगर इधर से स्लोप निकालना है तो ये टेंजेंट निकाल लेंगे, बराबर है ना। ये स्लोप मिलेगा टेंजेंट के बिटवीन टू टेंजेंट, ये स्लोप अपन यहाँ लिख देंगे थीटा बी। अब सी पॉइंट जो है, ओरिजिनल सी पॉइंट पोजीशन इज दिस वन, दिस इज अवर सी एंड इट इज न्यू पोजीशन सी। दिस वर्टिकल डिफ्लेक्शन हियर, shifting of the point C से C dash, it is nothing but YC, डिफ्लेक्शन एट C। ओके, यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना है? 0, यहाँ पर 0, बराबर है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? हॉरिजॉन्टल C 0। ये बाउंड्री कंडीशन में अपन देखेंगे एक एक। ओके, नाउ नेक्स्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर ऑकर होता है? जब स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजेस इट्स साइन। ये कहां पर होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजेस इट्स साइन। ये कैसे? यहां पर समझने में आसान है। अभी ये टेंजेंट जो भी है इसको स्लोप दे रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बराबर है। अभी मैं ऐसे टेंजेंट निकालते जाऊं बीच बीच में, है ना, हर एक पॉइंट पे निकालते गए मैं ऐसे। अब एक पॉइंट आएगा सी कि जहां पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तब तक सभी जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट हो रहे थे। अभी सी पॉइंट के बाद अगर मैं ऐसा टेंजेंट निकालूं इधर, जैसे ये टेंजेंट निकाल लिया है, सो हियर ये हॉरिजॉन्टल से रिवर्स डायरेक्शन में हो गए। टेंजेंट ने, ये टेंजेंट ऐसे आ रहा है, बराबर है। अब ये टेंजेंट ऐसे जा रहा है, तो चेंजेस इट्स साइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, सो हियर दिस इज द पॉइंट, सी पॉइंट, वहां तक ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है हॉरिजॉन्टल को। ओके, अब ये सी पॉइंट के बाद बिल्कुल लग के भी बोल सकते हैं, टेंजेंट जो है ये ऐसे जाएगा, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो गया। सो दिस इज एंड पॉइंट सी, सी तक ही है वो, सी के बाद चेंज हो रहा है। सो हियर दिस इज द पॉइंट एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजेस इट्स साइन, जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर था अपना। ओके, चेंजेस इट्स साइन, बेन्यूमेंट चेंजेस इट्स साइन वगैरह। तो ये जो पॉइंट है, एट दैट पॉइंट वी गेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अपने को मिलेगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। द स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजेस इट्स साइन, एट दैट पॉइंट वी विल गेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये हो गया। देन कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, वो ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स में देख चुके हैं। सो हियर डेल्टा और स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेन एट सी इज इक्वल टू बी या ए बी, ये अपन देख चुके हैं। ये इसका यूज़ आगे बहुत बार आने वाला है कि स्लोप को इक्वेट किया जाएगा या तो फिर डिफ्लेक्शन को इक्वेट किया जाएगा। यहाँ का डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन इतना है और यहाँ का डिफ्लेक्शन इतना है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं तो इक्वेट कर दो, या तो इससे ये ट्वाइस है तो इक्वेट बाय ट्वाइस। तो ये जो इक्वेशन बनेंगे, दो जगह के डिफ्लेक्शंस इक्वेट करना, तो वो है कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस। तो उसका यूज जब प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो आई थिंक ये स्लोप क्या होता है, कैसे होता है,
और डिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. ओके, नाउ वी सी relation between slope, deflection and radius of curvature. This relationship is given by this equation. d2y by dx square is equals to m by ei is equals to 1 by r. And ei ये अपन देख चुके हैं स्ट्रेस स्ट्रेन में. ei is called flexural rigidity. It is flexural rigidity. ये इक्वेशन जो है, इट इज द इक्वेशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. आर का बहुत कम काम आता है, जब भी आएगा तब देखेंगे अपन. ओके, ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, ये वाला. इसमें यूज करते समय ये ई आई जो है इस तरफ लिख के अपन स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, अभी इसी इक्वेशन को मैं यदि इंटीग्रेट करूंगा, ये है डेरिवेटिव फॉर्म में, इंटीग्रेट करूंगा तो एक ऑर्डर कम हो जाएगा. ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई विल गेट इक्वेशन dy बाई डी एक्स. इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये dy बाई डी एक्स मिलेगा. dy बाई डी एक्स मीन्स इट इज स्लोप, बराबर है. तो ये स्लोप का इक्वेशन बनेगा एक बार अगर इंटीग्रेट करते हैं तो. ये m मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट, एट सेक्शन. जैसे ही एक प्रॉब्लम लेंगे तो उसमें पूरी आइडिया क्लियर हो जाएंगी. यम स्टैंड्स फॉर बेंडिंग मोमेंट. ये तो कांस्टेंट है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है कांस्टेंट है, ये यम. तो इसको इंटीग्रेट करना है, इधर की भी जो राइट हैंड साइड की जो टर्म्स है उसको भी इंटीग्रेट करेंगे. तो वी विल गेट इक्वेशन लाइक दिस. लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स मिलेगा, dy बाई डी एक्स यानी स्लोप, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा. इंटीग्रेशन अगर कोई चीज़ का करते हैं तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलता है. ओके, तो C1 एक बार मिल गया. अभी दूसरा, दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये इक्वेशन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे. अब और एक ऑर्डर कम हो जाएगी, डिग्री कम हो जाएगा, यहाँ y मिलेगा. y मीन्स डिफ्लेक्शन. ओके, सो हियर द इक्वेशन विल बी C1x प्लस C2. ऊपर की टर्म का C1 मिला था, उसका भी इंटीग्रेशन, तो C1x आएगा. और दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन जो है नया बनाया उसका कांस्टेंट ये. पहले एक बार इंटीग्रेशन मिला है तो ये कांस्टेंट मिला. ओके, अब इसी कांस्टेंट, इस इक्वेशन को अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट इधर आ ही जाएगा, लेकिन जो इंटीग्रेट किए उसके वजह से जो कांस्टेंट डेवलप होगा ये है C2. ये देखेंगे एक एक. ओके, सो this is the relationship between slope, deflection and radius of curvature. We have to use this relationship in two methods. One is double integration and second one Maclaurin method. देखते हैं कौन सी मेथड अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है, वो बाद में. ओके, नाउ इसी बाउंड्री कंडीशंस. ये बाउंड्री कंडीशंस क्या है? ये जो C1 और C2 जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज इवेल्युएट करने के लिए, निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन की आवश्यकता है. तो ये बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे अपन प्रॉब्लम में, तो वहाँ पर ज़्यादा आइडिया क्लियर होंगी. लेकिन यहाँ पे भी एक अगर प्रिलिमिनरी नॉलेज उसका रहना आवश्यक है. ओके, हियर बाउंड्री कंडीशन, अगर फिक्स सपोर्ट है, यदि सपोर्ट फिक्स है, ये है डिफ्लेक्टेड शेप. डॉटेड लाइन जहाँ पे भी है ये सब डिफ्लेक्टेड और इलास्टिक कर्व, डिफ्लेक्टेड शेप है. बीम का डिफ्लेक्ट होने के बाद में ये शेप प्रोबेबल ऐसे रह सकता है, वो है डॉटेड लाइन. हियर ए इज फिक्स सपोर्ट. एट ए थीटा ए विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जब मैं टेंजेंट निकालूंगा ए को तो ये हॉरिजॉन्टल में से पास होगा ये टेंजेंट, तो उसका हॉरिजॉन्टल से स्लोप 0, बराबर है. सो इट इज 0. अनदर y at a, y मीन्स डिफ्लेक्शन, थीटा इज स्लोप. डिफ्लेक्शन ए पॉइंट पे कितना रहेगा? 0. कितना भी लोड लगाओ, जब सिंकिंग और सपोर्ट नहीं दिया है उसका कभी काम नहीं है, जाने दो. तो ए पॉइंट डिफ्लेक्ट नहीं होगा. बाद में दूसरे पॉइंट्स उसके डिफ्लेक्ट होते जाएंगे, लेकिन ए पॉइंट डिफ्लेक्ट नहीं होगा. सो डिफ्लेक्शन एट ए बिकम 0. दिस इज
द कंडीशन वी हैव टू यूज, है ना। स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों भी ए पॉइंट पे फिक्स सपोर्ट पर 0 होते हैं। यदि सिंपल सपोर्ट है तो यहां पे टेंजेंट में निकालो तो ऐसे आएगा। अगर ये टेंजेंट है तो यू विल गेट हियर थीटा ए, सपोज दिस इज पॉइंट ए, है ना। सो थीटा ए विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड वाई ए विल बी 0। डिफ्लेक्शन, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, सपोर्ट जगह पे ही रहेगा, बीम डिफ्लेक्ट होंगी, बराबर है। एट फ्री एंड, अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूं बी पॉइंट, ओके। इस बी पॉइंट पे यहां पे स्लोप आएगा टेंजेंट का, बराबर है, थीटा बी, और यहां पे आएगा डिफ्लेक्शन भी, है ना। सो हियर थीटा बी एंड वाई बी इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज मैक्सिमम। जहां पे भी फ्री एंड है तो ये जो डिफ्लेक्शन है, अब देखिए यहां पर डिफ्लेक्शन इतना है, यहां पर इतना, यहां पर इतना, ऐसा बढ़ते गए और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आई विल गेट एट बी पॉइंट। वैसे ही ये अगर मैं स्लोप टेंजेंट निकालता हूं, ये हॉरिजॉन्टल है, स्लोप 0, यहां पे टेंजेंट निकालूंगा, थोड़ा सा स्लोप आएगा, थोड़ा सा और आएगा, और आएगा, और जहां पे टेंजेंट अगर निकालता हूं मैं ऐसे, तो सबसे ज्यादा स्लोप मिलेगा। तो बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन और स्लोप ये दोनों भी मैक्सिमम मिलेंगे, ओके। नाउ रिजिड सपोर्ट, रिजिड है, ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट यहां पर सपोर्ट जो है ये रिजिड है, पक्का है, वेल्डेड है। अगर ये बीम डिफ्लेक्ट ऐसी होती है, सो हियर आई विल गेट थीटा ए एंड 1 एक। अब इस टेंजेंट का मैं फिर से यहां पर अगर स्लोप निकाल लूं ओरिजिनल से, ओके, इट इज थीटा ए 2। सो हियर थीटा ए 1 इज इक्वल टू थीटा ए 2। इस टेंजेंट का स्लोप हॉरिजॉन्टल से जितना है, ये टेंजेंट यहां पर वर्टिकल लाइन है, पहली ओरिजिनल लाइन वर्टिकल है, ओरिजिनल से स्लोप गिनेंगे ना, हाँ वर्टिकल है तो वर्टिकल से ये जो स्लोप है थीटा 2, दोनों स्लोप सेम रहेंगे। ये कंपेटेबिलिटी कंडीशन अपने को आगे जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है वहां पर लगेगी, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर में स्पेशली। देन पिन जॉइंट अगर है, पिन है, यहां पर हिंज है, इट इज पिन और हिंज, तो वहां पर कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा, रिजिडिटी नहीं है। तो ये यदि मैं स्लोप निकाल लूं, अगर थीटा ए 1, ए पॉइंट अगर ये है तो, और ये थीटा ए 2, इन दिस सर्कमस्टेंस थीटा ए 1 ए 2 ये दोनों नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये पिन है, पिन पॉइंट है ना, हिंज है, तो ये दोनों जो बीम और वर्टिकल पोस्ट या कॉलम, इसका कोई संबंध नहीं रहेगा, ये अलग डिफ्लेक्ट होगा, ये अलग डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ये रिजिडिटी की वजह से ये दोनों के दोनों साथ में मूव होंगे, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर स्लोप जो है दोनों का सेम रहेगा, यहाँ पर स्लोप सेम नहीं रहेगा, इसका अपने को काम नहीं गिनने वाला, लेकिन ये अपने को कंपेटेबिलिटी कंडीशन करके इसका यूज होने वाला है, ओके। सो यू रिमेंबर दिस। एंड और ये जो है 1 2 3 ये तो यहाँ पर इसी चैप्टर में बार बार अपन यूज करने जा रहे हैं, सिर्फ ये आगे एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर में या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में इसका यूज होगा, ओके। मेथड्स फॉर फाइंडिंग slope and deflection. Main methods are double integration method, Macaulay method, moment area method and conjugate beam method. Moment area method is also called Mohr's method.
MCQ पॉइंट ऑफ व्यू उसको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है, बराबर है। मेथड के नाम दिए रहेंगे और मोर मेथड नाम दिया रहेगा, मूवमेंट एरिया नहीं दिया रहेगा, तो वो भी एक मेथड का नाम है, मोर्स मेथड यानी मूवमेंट ऑफ एरिया मेथड। आउट ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल दिस थ्री। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पुरानी मेथड है, इसका यूज़ नहीं होता और इसके लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। उसको ही सिंप्लीफाई मैकेलेज मेथड ने कर दिया है, इसी को मॉडिफाई कर दिया है डबल इंटीग्रेशन को, क्योंकि इसके लिमिटेशंस है। बीम कैरिंग सिंगल लोड तो वहीं पे यूज़ कर सकती है, यानी अगर पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड ही रहना चाहिए, यूडीएल है तो यूडीएल रहना चाहिए। तो उसके लिमिटेशन की वजह से ये मॉडिफाई की गई है मेथड मैकेलेज, और ये यूनिवर्सल मेथड है, वर्सेटाइल है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपन देखने वाले हैं। मोमेंट एरिया मेथड का मॉडिफाइड फॉर्म है, कॉन्जुगेट बीम मेथड, दोनों भी देखेंगे। अच्छे बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले प्रॉब्लम ये दोनों मेथड से बहुत आसानी से छुड़ाए जा सकते हैं, कम से कम टाइम में, कम से कम स्टेप्स में। तो ये इम्पोर्टेंट है ये दोनों मेथड, है ना। और ये जो अदर मेथड्स है, ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड, वर्चुअल वर्क और यूनिट लोड मेथड, कैस्टिग्लिआनो मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट वर्क, these methods we will see in theory of structure. डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस वगैरह जो है वहाँ पर ये मेथड्स अपन वैसे देखने वाले हैं। ये यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के स्कोप के, इस सब्जेक्ट का जो स्कोप है इसके बाहर है ये, लेकिन ये भी मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन, डिटर्मिनेट एज वेल एज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर अगर है तो ये एक काम है। ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए ये है, इनडिटर्मिनेट्स के लिए और डिटर्मिनेट दोनों भी के लिए ये है, लेकिन खास करके इनडिटर्मिनेट के लिए यूज़ की जाती है ये मेथड। ओके, सो दिस मेथड वी विल सी इन अनदर सब्जेक्ट, दैट इज theory of structure. Okay, so these are the methods that we are going to discuss in this topic. Okay.